नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे अभिधम्म दिवस समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शामिल भिक्षुओं का स्वागत किया और उनके साथ प्रार्थना की। पीएम ने कहा कि पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देना भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मूल रूप से पाली में संरक्षित थी। पीएम मोदी ने कहा कि उस भाषा को संरक्षित करना हर किसी को जिम्मेदारी है जो अब आम इस्तेमाल में नहीं है। बता दें कि अभिधम्म दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब मान्यताओं के मुताबिक भगवान बुद्ध ने अभिधम्म पिटक का उपदेश दिया था। इसमें बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान की शिक्षा दी गई थी। भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का ये दर्जा, शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं, बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। पाली भाषा के संरक्षण पर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है। नई दिल्ली में अभिधम्म दिवस समारोह मनाया गया और प्रधानमंत्री ने यहां पर सभी को संबोधित भी किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी है? अभिधम्म दिवस समारोह आज आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री ने सभी को संबोधित किया और साथ ही साथ पाली भाषा को अपनाने पर जोर दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में अभिधम्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। साथ ही साथ पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को लेकर भगवान बुद्ध की महान विरासत के सम्मान को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजकों को भरोसा दिलाया कि पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भगवान बुद्ध की तरफ से था और सरकार भी इसको करेगी। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध को याद करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध के अभिधम्म और उनकी वाणी और उनकी शिक्षाएं और जिस पाली भाषा के विरासत तौर को विश्व को मिली है वो एक सराहनीय कार्य है और ये विरासत भी है और इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। पाली भाषा के शास्त्र भाषा को लेकर प्रधानमंत्री ने भी कहा और साथ ही साथ इसमें आभार भी जताया और कहा कि आजादी से पहले आक्रमणकारी भारत की पहचान को मिटाने में लगे थे, लेकिन आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता के शिकार लोगों ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से उनकी सरकार आई है वो इस चीज को ठीक करने में लगे हैं और इन तमाम चीजों को अब तक उन्होंने सही किया है। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि दुर्भाग्य से भगवान बुद्ध द्वारा बोली जाने वाली पाली भाषा अब आम चाल में नहीं, बोलचाल में नहीं रही है। इसे सांस्कृतिक और संवाद की भाषा का एक माध्यम बनना चाहिए था। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, पीएम मोदी ने अभिधम्म दिवस समारोह में सभी को संबोधित किया। पाली भाषा के संरक्षण को लेकर भी उन्होंने बातचीत की।
और अब बात करेंगे नायाब सैनी 2.0 सरकार। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई। पंचकुला में आयोजित समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि अनिल विज 71 वर्षीय अनिल विज अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक बने हैं। वो अनुभवी और जुझारू नेता माने जाते हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई, जब वे एसडी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। राव नरबीर सिंह हरियाणा के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर के विधायक राव नरबीर सिंह को नायाब सैनी सरकार में मंत्री बनाया गया। भाजपा के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री राव नरबीर पहली बार साल 2014 में बादशाहपुर से जीते थे और मनोहर सरकार में मंत्री थे। आपको बता दें, नायब सिंह सैनी मेलाडवा से विधायक हैं। शपथ लेने के साथ वो हरियाणा के 8वें ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने 2 या इससे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। कृष्णलाल पवार असराना के विधायक पवार थर्मल की नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरे थे। पवार पिछली मनोहर सरकार में परिवहन मंत्री थे। 2019 में चुनाव हारने के बाद भाजपा ने राज्यसभा सांसद बनाया था। के महामहिम राज्यपाल और सभी नागरिकों की ओर से धन्यवाद मनसा वाचा। नायब सिंह सैनी और अब बात करेंगे कानून अंधा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से पट्टी को हटा दिया गया है और उसके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है, ताकि ये संदेश दिया जा सके कानून अंधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के पुस्तकालय में ये मूर्ति लगाई गई है। बता दें, तलवार अधिकार और अन्याय को दंडित करने की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लगातार ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि न्याय सभी के लिए है, न्याय के समक्ष सब बराबर हैं, कानून अब अंधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बदलाव हुआ है। न्याय की देवी की आंखों की पट्टी हट गई है और इसके अलावा उसके हाथ से तलवार भी हटा दी गई है। खुली आंखों से समानता के साथ न्याय करने का संदेश देने वाला ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाइब्रेरी में लगी न्याय की देवी की प्रतिमा में हुआ। Anyone who had come before 71, anyone who had come before 71, 10 years have passed. Therefore, that person also would be a citizen. They will now have to apply for it or No, they will be citizen automatic. बता दें, प्रतिमा में बदलाव किया गया है, आंखों से पट्टी को हटा दिया गया है और ये संदेश देने की बात कही जा रही है कि कानून अंधा नहीं है। हरदी इलाके के महाराजगंज में रविवार को मूर्ति विसर्जन जुलूस में शामिल युवक की गोली मारकर हत्या के बाद नेपाल भागने की फिराक में रहे 5 आरोपितों को गुरुवार को नानपारा इलाके में पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस दौरान हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपित रिंकू उर्फ सरफराज व तालीम उर्फ सब्बू पुलिस की गोली से घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें सीएससी नानपारा ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद पुलिस अलर्ट है। उनके पैरों में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने नानपारा बाईपास पर हांडा बसेरी नहर के पास आरोपियों की घेराबंदी की, जहां पुलिस व आरोपियों के बीच जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें आरोपी घायल है।
आरोपियों के नाम मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिम हैं। यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि एनकाउंटर के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये सभी हिंसा के आरोपी थे। उन्होंने कहा कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। घायल आरोपियों को इलाज के लिए नानपारा CSC में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। इस बीच मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके मोहम्मद तालिम, तो दोनों के एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो नहीं निकाली गई है, वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा। दोनों के नहीं निकली अभी? दोनों को नहीं निकली। तो थैंक यू। जो नेपाल भागने की फिराक में था, उसके साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? जी, थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पे जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही हैं। शीघ्र अतिशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की अच्छा जाएगी। मैम, एक जानकारी की जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी, बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक, प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाई जाएगी। कहाँ पर गोली लगी है? जी, अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, मौके पे पहुंच के फिर आगे की सूचना बता पाऊंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शुभम मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम जी, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, 13 अक्टूबर को बहराइच के मासी क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद राम गोपाल की मृत्यु होने के बाद ये दोनों आरोपी फरार कर रहे थे और पुलिस जो है इनको पकड़ कर और ये बहराइच से नेपाल की तरफ जो इन्होंने अवैध असलहे को छुपाया था उसको ढूंढने के लिए जा रही थी। इसी बीच इनके पास एक और अवैध असला था, जिससे इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने जवाबी फायरिंग पर की और इनके दोनों आरोपियों को पैर पर गोली लगी। इनका काफी देर नानपारा CSC पर इलाज चल रहा था। उसके बाद इन सभी को बहराइच रेफर कर दिया गया। बहराइच रेफर करने के बाद जो है इनका यही मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और SP बिंदा शुक्ला लगातार घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रही थी और वो कल से ही जो है एक टीम गठित कर उनको जो है इन दोनों आरोपियों की तलाश में लगाई थी और आज सुबह ही ये दोनों आरोपी पुलिस के दबोच में आ गए और ये दोनों आरोपी जैसे ही नेपाल सीमा के करीब पहुंचे, ये जो है पुलिस पर फायरिंग करने लगे और पुलिस ने भी इन पर जवाबी फायरिंग की, जिससे दोनों के पैर में चोट आई और दोनों जो है हॉस्पिटल में भर्ती है। और मैं एक बड़ी चीज आपको बता दूं, पुलिस की तरफ से
जो है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। जिला अस्पताल को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया और घटना स्थल जो मार्केट क्षेत्र का भगवानपुर था वहां पर भी एसपी बिल्ला शुक्ला ने काफी फोर्स लगा दिया है, पीएससी के जवान, आरपीएफ के जवान, ताकि अब कोई भी उपद्रव वहां न हो सके। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि नानपारा बाईपास पर अंडा बसेरी नहर के पास ये मुठभेड़ हुई, जहां पर दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। भारतीय रेलवे ट्रेन टिकट आरक्षण के नए नियम लागू करने जा रहा है, जिससे यात्रियों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सके। नियमों पर को जानना खासकर उन यात्रियों के लिए जरूरी है जो अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं। बता दें कि रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि को घटा दिया है और यात्री अपनी यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले यात्रा की तिथि को छोड़कर टिकट बुक करा सकेंगे, जो कि पहले 120 दिन थी। इन नए नियमों में लंबी बुकिंग अवधि का फायदा उठाने वाले दलालों पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। रेलवे टिकट बुकिंग में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब रिजर्वेशन की समय सीमा को घटाकर 60 दिन कर दिया गया है, जो पहले 120 दिन थी। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी यात्री अपने टिकट पर 60 दिन पहले ही बुक कर सकता है। पहले कोई भी अपनी यात्रा से 120 दिन पहले अपनी टिकट बुक कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये नए नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होने जा रहे हैं। इसकी मदद से लंबी बुकिंग अवधि का फायदा उठाने वाले दलालों को भी रोका जा सकेगा। इस फैसले के पीछे कई वजह है, जैसे कि लोग अब ज्यादा सहजता से यात्रा की योजना बना सकेंगे। और अब बात करेंगे खास पहल कलाकृति का मेल। उत्तर प्रदेश में आगरा नगर निगम ने इनोवेशन और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए खास पहल शुरू की है। दरअसल बेकार पड़े सामान से खूबसूरत कलाकृतियां बनाई जा रही हैं और ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में आगरा नगर निगम ने इनोवेशन और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए खास पहल शुरू की है। यहाँ बेकार पड़े सामान से बेहद खूबसूरत कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। खास बात यह है कि इन कलाकृतियों को नगर निगम पार्क में आम लोगों के लिए रखा गया है। जो नगर निगम से जितने भी कबाड़ निकलते हैं, चाहे वो एमएनटी से हो या अन्य वर्कशॉप से हो, तो उसको हम लोग कैसे रीयूज करें, उसी के लिए हम लोगों ने अभियान चला करके इसको तमाम सारी ऐसी चीज़ें बनवाई, जिसमें भारत माता का नक्शा भी हम लोगों ने बनाया है, जो नट बोल्ट से बना हुआ है। कलाकार वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल काफी क्रिएटिव तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट से शानदार चीजें बनाई हैं, ताकि इन वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल दोबारा हो सके। हमें आगरा नगर निगम ने जो इनके अपनी पुरानी गाड़ी होती हैं जहाँ रिपेयर होती हैं,
उसके जो पार्ट्स निकलते हैं, जो क्लच प्लेट हो गई, नट्स हो गए, बेरिंग हो गए, तो वो हमने यूज़ किए हैं, जिसमें हमने भारत का नक्शा बनाया है, चरखा बनाया है। चरखे में हमने जो इनकी धकेल गाड़ी होती थी उसके जो पहिए होते थे वो हमने यूज़ किए हैं। और चरखे की खासियत ये है कि वो मूव करता है, जैसे चरखा काम करता है इसी तरीके से हमने इसको घूमता हुआ बनाया है। उसके बाद हमने 2 अक्टूबर पे गांधी जी का चश्मा बनाया है, जो कि स्वच्छ भारत का लोगो भी है। ये कलाकृतियाँ पार्क में आने वाले लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रही हैं। इस खास पहल के लिए लोग नगर निगम की सराहना कर रहे हैं। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि कबाड़ से बना हुआ भारत का मानचित्र है और काफ़ी सुंदर मानचित्र बनाया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम लोग देश से देखने आते हैं और भी लोग आते हैं, दर्शक देखने आते हैं, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा महसूस भी होता है यहाँ पर। आगरा नगर निगम के इस पहल का मकसद शहर के अलग अलग इलाकों में जमा वेस्ट मटेरियल को फिर से यूज में लाना है, ताकि पर्यावरण और शहर दोनों साफ रहे। और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह से 6 घंटे की पूछताछ। स्मारक घोटाले में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से भी सवाल। बाबू सिंह कुशवाहा पर भी किए गए हैं सवाल। कुछ सवालों पर कहा जो आदेश हुआ वो किया गया। मंगलवार को ईडी ने हरभजन सिंह से भी पूछताछ की थी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। दस्तावेजों को लेकर भी कई मामले खुले। और खास पेशिश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।